Welcome to Tax by KK. Join our channel to master 250 hours of GST at rupees 199 per month. So, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। एक जो हम लोग जजमेंट करने वाले हैं वो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है अहमदाबाद। लेकिन इससे पहले मैं आपको taxbykk.com में ये दोनों जजमेंट मिल जाएगा। एक केरला हाई कोर्ट का भी जजमेंट था जहां पर दे क्वैश्ड रूल 96 सब रूल 10, और फिर ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है कि पेंडिंग केसेस में इसका इफेक्ट क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं, फिर हम लोग आगे कर दें। एक मिनट देखिए, रूल 96 सब रूल 10 था क्या कि जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है या जिसके पास ईपीसीजी है या फिर जो 100% ईओयू है, अगर इनके पास एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी या ईओयू 100% ईओयू में आपका यूनिट लोकेटेड है तो आप इनपुट्स या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, नो पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब उस इंपोर्टेड मटेरियल से अगर आप कुछ बनाते हैं फाइनल गुड्स और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, देन यू कैन क्लेम द रिफंड, बट द रूट विल बी LUT। तो रूल 96 सब रूल 10 ये रिस्ट्रिक्ट करता था कि आपको सिर्फ LUT के रूट पे ही जाना है, आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के रूट से नहीं जा सकते। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें अफसर सब ने करना क्या शुरू किया, मान लीजिए कोई यूनिट है, उसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है और उसने कोई मटेरियल इंपोर्ट नहीं किया और उसने विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का रूट लेके गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, और जब रिफंड मांगने लगा तो अफसर ने कहा कि आपके पास तो एडवांस ऑथराइजेशन है, आपको ये रूट जाना ही नहीं चाहिए था, आपको LUT के रूट में जाना चाहिए था। अब दूसरा केस, किसी के पास एडवांस ऑथराइजेशन है, उसने कोई इंपोर्ट किया लेकिन अपने फाइनल गुड्स में यूज नहीं किया, फिर एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बावजूद उसका रिफंड रोक लिया जाता था क्योंकि आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में नहीं जाना था, LUT में जाना था। तो ये जो जजमेंट आप पढ़ेंगे, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। Ultimately, what the government did, 8th October 2024, effective 8th October 2024, this rule 96 sub rule 10 was deleted. It was deleted. जब ये डिलीट हुआ तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें देखिए। केरला हाई कोर्ट ने तो क्वैश कर ही दिया था, गुजरात हाई कोर्ट के पास ये रेट्रो इफेक्ट है या नहीं है वो देखना था। अब देखिए इसमें क्या हुआ। 1 जुलाई 2017, मैं इसका लेजिस्लेटिव हिस्ट्री तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा, 13 अक्टूबर 2017 से ये रूल 96 सब रूल 10 आया और 8 अक्टूबर 2024 से ये डिलीट हो गया। अब 8 अक्टूबर 2024 या उसके बाद अगर कोई एक्सपोर्ट करता, इवन इफ हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन, और रूट अपनाता पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? हेलो, सवाल समझ में आ गया आपको? 8 अक्टूबर 2024 या उसके बाद कोई अगर रिफंड अप्लाई करता है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का रूट अपनाता है, LUT अपनाता नहीं है, तो उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन इफ हैविंग एडवांस ऑथराइजेशन AA? यस सर, मिलना चाहिए। तो मिल जाएगा। 96 डिलीट हो गया ना? हाँ, मिल जाएगा। समाप्त। यस। अब 13 अक्टूबर 2017 से लेकर इस 7 अक्टूबर 2024 के बीच में अगर किसी ने विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का रूट अपनाया है, refund has been rejected, now they have filed a case with various high courts या गुजरात हाई कोर्ट specifically whether they will get the refund or not, because इसका डिलीशन तो 8 अक्टूबर 2024 से हुआ है, इसका डिलीशन 13 अक्टूबर 2017 से नहीं हुआ है। इसमें नहीं लिखा हुआ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डिलीट कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है दिस इज डिलीशन इज फ्रॉम 8 अक्टूबर 2024, वेदर दिस डिलीशन विल अप्लाई विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर 2017। if it applies from 13 October 2017, then all pending cases refund will be allowed. If it is not being applied with this, if it is not being applied retrospectively and it is applied prospectively, तो इस जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसके रिफंड विल बी डिनाइड। बट गुजरात हाई कोर्ट सेड इट शैल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 96 सब रूल 10 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डिलीट किया गया। अब मैं क्या करता हूं, ये जजमेंट निकालता हूं। दिस इज ब्यूटीफुल जजमेंट, और अगर आप इसका कंक्लूजन जाएंगे तो बहुत सिंपल कंक्लूजन निकला हुआ है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन जिस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तक
पहुंचा गया है, जो रीजनिंग अप्लाई की गई है वो बहुत अच्छी है। आप लोगों सबको पढ़ना चाहिए वो रीजनिंग। मैं दिखलाता हूं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. जजमेंट देखिए, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात प्रोनाउंस ऑन 13 जून 2025, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 22519 ऑफ 2019। कितना साल लग गए? 6 साल लग गए जजमेंट को आने। ये पार्टी है मेसर्स एड रैप पैकेजिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अपीयरेंस में एडवोकेट्स के नाम है, देख लीजिएगा। एक यहाँ है सबमिशंस ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स। एक मिनट, फिर आते हैं 133 में डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं। लर्नड एडवोकेट मिस्टर पोद्दार विद अ व्यू टू पॉइंट आउट द आर्बिट्रेरीनेस। फिर से, learned advocate Mr. Poddar, with a view to point out the arbitrariness in Rule 96 sub Rule 10, submitted 7 different situations as under. But situation where 100% are goods are imported under advance authorization, where 100% goods are exported, जो मैं वो बता रहा था, थोड़ा सा भी अगर प्रोसीजरल गैप है, refund was denied. Where import and export are on higher side than the domestic inward and outward supplies, where import is higher and export is less than domestic outward supply। आप समझ लीजिए इस चीज को, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। फाइनल गुड्स, इसमें इंपोर्टेड मटेरियल भी यूज हो रहा है और डोमेस्टिक मटेरियल भी यूज हो रहा है, और फिर ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये 2%, ये 98%, या फिर ये 98%, ये 2%, फिर इसमें वेरिएशन है, तो क्या होगा? अब उस एंगल से अगर आप समझिएगा तो ये समझ, वेर 100% गुड्स आर इंपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, तो ये इंपोर्टेड मटेरियल 100%। वेर 100% गुड्स आर एक्सपोर्टेड, ये नहीं समझ में आया, ये 100% गुड्स आर एक्सपोर्टेड। अच्छा, कुछ डोमेस्टिक सेल हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहां ये भी बन जाएगा, डोमेस्टिक सेल। Where import and export are on higher side than the domestic inward and outward supplies, ये जो import and export, ये imported material and ये exported material, ये ज्यादा है domestic sales से। Where import is higher and export is less, ये import higher, export कम है than the domestic outward supply। Where import is lower and export is higher than the domestic outward supplies। Where import export are both are lower than the domestic, कुछ where local outward supplies are exempted, domestic supplies are exempted। तो ये सब कहानियां हैं। अब आगे दिखलाता हूं आपको। This is submission of the respondents, page 136। Notification number 20/2024 dated 8th October 2024 से ये डिलीट हुआ है। अब रुक जाइए, यहां से जजमेंट शुरू हुआ है, और ये 208, 296, 296, तो करीब करीब समझ लीजिए 80-90 पेज का ये जजमेंट है। आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स, फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 22/11/2024। अब इस पूरे जजमेंट में आप पढ़ेंगे तो वाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाज गिवन, वो सारा लिखा हुआ है, और ये जो इसमें जो प्रिंसिपल्स अप्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक कुछ दिखलाना चाह रहा हूं, रुकिए, सॉरी 250 में आता हूं। 250 से पहले 250, अच्छा यहां से शुरू है, रीजंस एंड एनालिसिस। ये जो इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन नंबर 2024 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोस्पेक्टिव है तो पास्ट केसेस का क्या होगा, प्रेजेंट केसेस का क्या होगा। एक एक लाइन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उसको इस एंगल से, इस कंपास से देखेंगे तो समझ में आएगा। Whether notification number 2024 dated 8th October 2024, whereby Rule 96 sub Rule 10 has been omitted with effect from the date of notification, would be applicable retrospectively or not। तो पहला सवाल कि ये जो नोटिफिकेशन वो रेट्रो होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। If answer to the above question is a negative,
यानी कि अगर ये प्रोस्पेक्टिव हुआ तो क्या होगा, देन वेदर द सेड नोटिफिकेशन वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द पेंडिंग लिटिगेशन और प्रोसीडिंग्स और नॉट। तो ये 5 केसेस में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अगर ये 5 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है तब क्या होगा। मान लीजिए प्रेजेंट केसेस में एप्लीकेबल हो गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर आगे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है तो क्या होगा। इफ आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज इन द नेगेटिव देन वेदर द सेड नोटिफिकेशन, अच्छा ये हो गया। इफ आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज नेगेटिव, अगर ये 5 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है तो वेदर रूल 96 सब रूल 10 एज it existed is ultra vires to the article 14 and 19(1)(g). 14 क्या है, राइट इक्वालिटी, 19(1)(g) राइट टू ट्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। और ये डिस्कस हुआ ही नहीं इस जजमेंट में। और केरला हाई कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो उसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। वेदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड रीजनेबलनेस इज एप्लीकेबल व्हाइल जजिंग द वैलिडिटी ऑफ रूल 96 सब रूल 10 मोटिव और नॉट। जो पोदार जी आपको डिफरेंट सिचुएशन बता रहे थे आर्बिट्रेरीनेस का, वो यहां पर डिस्कस होगा। Whether rationale behind the applicability of Rule 96 sub Rule 10 is arbitrary and discriminatory or not. Whether the exporters can be prevented to export goods under the rebate claim after paying duty on the ground of having double benefit under the advance authorization license and refund of input tax credit or not after payment of duty. Whether Rule 96 sub Rule 10 creates class within class of the exporters comprising of one class which do not import any goods using advance authorization scheme and the exporters who are importing goods utilizing the said scheme. आप जो आर्टिकल 14 को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लास विद इन क्लास का डेफिनेशन को समझ में आएगा आपको। Whether refund of IGST can be denied if only few items are being imported utilizing advance authorization scheme to manufacture the export goods. Whether Rule 96 sub Rule 10 is ultra vires to Section 164 जो रूल बनाने का पावर है, as the said rule cannot be set to carry out the provisions of the act and therefore beyond the rule making power of the government. तो एक्ट में ये क्लासिफिकेशन नहीं है तो आप 164 में कैसे करेंगे। Whether the condition imposed in Rule 96 sub Rule 10 to deny the refund of IGST paid on export goods for options exercise as per the provisions of 16(3)(b) of IGST Act is ultra vires to Section 16(3) of the said Act or not. ये मैं आपको एक बात पढ़ा देता हूं। देखिए चैप्टर 13 जीरो रेटेड सप्लाई टू ऑप्शन टू क्लेम रिफंड, या तो एलयूटी का रूट या पेमेंट का रूट। ये जो यहां पर एग्जांपल में समझाया हुआ सेक्शन 16 इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 एंड हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। और इसका आप समझिए ये 16 सबसेक्शन 3 यहां पर अब इन्होंने एक एक्ट में डाला है, दे कैन रिस्ट्रिक्ट a registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund of unutilized ITC on supply of goods or services both without payment of IGST under bond or LUT in accordance with the provisions of Section 54 of the CGST Act or rules, subject to such conditions, safeguards and procedure as may be prescribed. Provided that the registered person making zero rated supply goods shall in case of non-realization of sale proceed be liable to deposit the refund so received within 30 days. ये रूल में था, एक्ट में नहीं था, अब एक्ट में भी है ये। The government may, on the recommendation of the councils and subject to such conditions, safeguards and procedure by notification, specify a class of person who may make zero-rated supply on payment of IGST and claim refund of the tax so paid in accordance with this. A class of goods or services on zero-rated supply of which the supplier may pay IGST and claim the refund. So now they have inserted this. पहले नहीं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just for $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. था मैं पुराना आपको दिखलाता हूं, और इन्होंने ये क्लास बना भी दिया कौन कौन विद पेमेंट ऑफ टैक्स का ही रिफंड क्लेम कर सकता है। दिस इज द क्लास दे हैव मेड। सर हाँ, कब इंसर्ट किया इन लोगों ने ऐसा? 2023 से इफेक्टिव हुआ। इंसर्ट तो फाइनेंस एक्ट 2021 में ही हो गया था। ये प्रॉब्लम इसका नोटिफिकेशन ये देखिए ये नोटिफिकेशन नंबर 27/2023, इसके बीच का पीरियड का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, तो अब तो खैर रूल 96 सब रूल 10 हट ही गया है। तो उसमें ऐसा था नोटिफिकेशन 40-41 जिसने बेनिफिट लिया है। हाँ वही वाला।
वो वाला सबको रिफंड नहीं मिलना था, अब मिलने लगेगा ऐसा मतलब? हाँ, अगर उन्होंने विद पेमेंट ऑफ टैक्स अप्लाई किया है तो तो भी मिलेगा? पुराने केसेस का भी मिलेगा। ये रहा नोटिफिकेशन 1/2023। सेक्शन 16 का पुराना कहाँ लिखा हमने भाई? अच्छा, इसी में लिख दिया हमने। ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये तो देखिए, टॉपिक वाले डाल दिया सब, ऐसा हुआ ना सर? हाँ इसी में डाला हुआ। ये इंसर्टेड वाइट फाइनेंस एक्ट दिस मेड इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2023। इसी टॉपिक वाले को दे दिया, क्लास ऑफ पर्सन नहीं डाला है, टॉपिक वाले ही डाला है खाली। क्या चीज? जो गुड्स है उसी को क्लासीफाई किया है, क्लास ऑफ पर्सन उसको नहीं किया है। हाँ, लेकिन उनके पास पावर है करने का, क्लास ऑफ पर्संस एंड क्लास ऑफ गुड्स। तो आप ये कह रहे हैं हाँ सिर्फ इसी का किया, क्लास ऑफ पर्सन का भी कोई नोटिफिकेशन लेके नहीं आया है। ठीक बात बोल रहे थे। क्लास ऑफ गुड्स में खाली तंबाकू वाला ही ज्यादा है। हाँ हाँ वही है। तो ये हो गया। अब मैं आता हूं, अब देखिए किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि जो रूल 96 सब रूल 10 वाज डिलीटेड वाज क्यूरेटिव इन नेचर, यानी कि जो चीजें पहले गलत थी उसको ठीक किया गया है। अगर शुरुआत से गलत थी और बाद में ठीक हुआ तो वो रेट्रो ही ठीक होना माना जाएगा। And remedial or not, and whether the date from which the amendment has been operative would decide the issue of applicability of Rule 96 sub Rule 10 from the said date or not. Reliance plays by to examine the circumstances under which the amendment was brought in existence. आप देख रहे हैं अमेंडमेंट क्यों लेके आया गया? बिकॉज ऑफ केरला हाई कोर्ट जजमेंट ने उसको क्वैश कर दिया था, इसलिए लेके आया गया। क्या कारण था? एंड वाज whether the amendment was clarificatory or substantive in nature. फिर in the book of principles of statutory interpretation, Justice G.P. Singh, the learned author, stated that the presumption against retrospective operation is not applicable to declaratory statutes as stated in CREAS and approved by Supreme Court. For modern purposes, a declaratory act may be defined as an act to remove doubts existing as to the common law. तो ये सब हम लोग पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो अमेंडमेंट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए या फिर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। द सेंस इन विच लॉ अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट समथिंग, ये किसी का मतलब हमने कहीं लिखा होगा। बट इफ द नेसेसरी intendment, इसका मतलब intendment of a statute is to affect the rights of the parties to pending actions, the court must give effect to the intention of the legislature and apply the law as it stands at the time of the judgment, even though there is no express reference to pending actions. फिर देखिए, a statute which actually takes away the right of appeal is not to be regarded as affecting mere matters of procedure, यानी कि substantive amendment हो गया। It is a cardinal principle of construction that every statute is prima facie prospective unless it is expressly, यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है, और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन नहीं लिखा हुआ है, तो इंटेंशन के बेसिस पे किस सर्कमस्टांसेस में उसमें अमेंडमेंट लेके आया गया उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। बाय ओमिशन इट अफेक्ट्स सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ द एसएससी टू क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स व्हेन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स आर यूटिलाइज्ड। फिर अगर कोई एक्ट रिपील होता है या कोई ओमिट होता है कोई प्रोविजंस, तो उसके लिए दे रेड जनरल क्लॉजेस एक्ट का 6A. Omission would be included in the interpretation of the word repeal, and hence omission of Rule 96 sub Rule 10 with effect from this would amount to repeal without any saving clause. तो हर एक एक्ट जब रिपील होता है तो सेविंग क्लॉज भी होता है, और इसमें सेविंग क्लॉज था ही नहीं, तो वो कह रहे हैं कि रिपील विल ऑल्सो इंक्लूड ओमिशन। ए रिपील विल जनरली देयरफॉर डाइवर्स्ट ऑल इनकोहेट राइट्स, ए राइट विच इज नॉट फुल्ली फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड, which have arisen under the repealed statute, and destroy all accrued causes of action based thereon. As a result, such a repeal without a saving clause will destroy any proceedings, whether not yet begun or whether pending at the time of enactment of the repealing act and not already prosecuted to a final judgment, so as to create a vested right. ये देखिए, by notification number this have been notified as per Rule 10 of the said rules has been omitted with prospective effect. This would give rise to 3 situations. Firstly, whether the same would be applicable retrospectively, or secondly, prospectively, or thirdly, same would be applicable prospectively, but also to the pending proceeding. देखिए ये omit किया गया, ये retrospective effect है 1 जुलाई 2017 से applicable और
पेंडिंग प्रोसीडिंग। यहां पर ये जजमेंट नहीं आया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इसका इफेक्टिव डेट तो 8 अक्टूबर 2024 ही कोर्ट कह रहा है, लेकिन इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑल्सो। जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी कंक्लूडेड है और जो अपील में फर्दर अपील में नहीं गए, उनको रिफंड डिनाइड ही रहेगा। ये देखिए, एज डिस्कस्ड हियर इन अबव, रूल 10 is applicable prospectively and the same also would be applicable to pending proceedings। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फाइट कीजिए, लेट द केस बी पेंडिंग। पता नहीं इतना ज्यादा डायनेमिक है ये जीएसटी लॉ, लगातार इवॉल्व हो रहा है। दैट रूल 96 सब रूल 10 would stand omitted prospectively but applicable to pending proceeding oblique cases where final adjudication has not taken place। यानी कि शोकॉज नोटिस के लेवल पे पेंडिंग है तो भी आपको रिफंड मिल सकता है। देखिए, इन्होंने नॉट गलत लिख दिया यहां पर। इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग एज रूल 96 सब रूल 10 वुड बी एप्लीकेबल टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। और वो एक्चुअल पैराग्राफ कहां गया जो है ये 206। देयरफॉर इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग रीजंस द ओमिशन ऑफ रूल 96 सब रूल 10 would apply to all the proceedings oblique cases petitions which are pending for adjudication। देखिए, प्रोसीडिंग यानी कि शोकॉज नोटिस इशू करके पेंडिंग किया हुआ है, और पिटिशंस या अपीलेट अथॉरिटी में अगर पेंडिंग है या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सब पे अप्लाई हो जाएगा। विच आर पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन ईदर बिफोर दिस कोर्ट और बिफोर द रेस्पोंडेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड द पिटिशनर वुड बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन रिफंड क्लेम्स ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर नोट गलत आ गया है, पता नहीं कैसे ऑफिसर कैसे देखेगा। इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग्स एज रूल 96 and would be applicable to the pending proceedings in view of the omission this the question of challenge to the wires and validity is not required to be considered at this stage। तो मतलब आर्टिकल 14 के बेसिस पे, आर्टिकल 19(1)(g) के बेसिस पे इसको डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, इतना ही है। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। ये सारे जजमेंट आप taxbykk.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर, हाँ, ये इसमें हमने भी रिट पिटीशन की थी यही केस में। हाँ, तो मतलब हमारे भी फेवर में ही, मतलब ऑलरेडी हमारे फेवर में है ये। ओके ओके, गुड गुड। तो आप Actually, इसी में मर्ज था आपका पिटिशन? हाँ, ये ऊपर है ना 5963 या ऐसा कुछ है। मेरा रिट पिटीशन नंबर 59 से होता है स्टार्ट। 5958। यस। ओके ओके। एक्चुअली हमारे केस में क्या था सर कि हम एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट तो करते थे, पर एक्चुअली 4 या 5 मटेरियल मिला, रॉ मटेरियल मिला के हमारा फाइनल गुड्स होता था। हाँ, और उसमें से खाली एक ही रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते थे। बाकी का 4 रॉ मटेरियल तो डोमेस्टिक ही परचेज करते थे। हाँ, तो वो केस में हमको बहुत लॉस हो रहा था, क्योंकि खाली एक छोटा सा पार्ट हम एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट करते थे। हाँ, उसकी वजह से हमको विद पेमेंट रूट ब्लॉक हो गया था। हाँ, यस यस। और इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है हाँ, कि ये जो रिट पिटीशन हुई है, सबसे पहले ये रिट पिटीशन हुई थी टू चैलेंज द वायरस ऑफ रूल 9610 इन ठीक द है। वे कि भाई सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में तो दोनों रूट अवेलेबल है, विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट का। बट रूल रिस्ट्रिक्ट करता है विद पेमेंट का रूट 9610। और हाँ, ये जो रूल है वो इंसर्ट किया हुआ है बाद में, करेक्ट। अक्टूबर 2017 में ये नहीं था, 17 या 18 में। 13 अक्टूबर 2017 को आ गया था। आ गया था नहीं, रूल नहीं था ये। हाँ, रूल आ गया, नोटिफिकेशन आ गया था बिकॉज ऑफ रूल। ये सेक्शन रूल नहीं था आई थिंक। देख 9610 लेता हूँ। देख लीजिए आप कब मुझे हुआ लग था। रहा है कि 13 अक्टूबर 2017 को आ गया था। फिर उसका अमेंडमेंट किया 18 अच्छा, में। ये 9 अक्टूबर उसके पहले भी है ऊपर। वो तो उसमें क्या था सर, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दी थी। हाँ, 13 अक्टूबर 2017 को आ गया था। ये देखिए, लिख तो रहे हम लोग। अक्टूबर आ गया ना, देखो सर। हाँ, नहीं, आ उसमें गया भी था। चेंज था सर, उसमें भी क्योंकि नहीं, बार बार चेंज notification करते आए हैं। थे। 23 अक्टूबर 2017 से आया था। 23 Right? अक्टूबर 2017 से आया था। आई हैव फेस दिस टेरर। तो हमने जो किया था, मतलब हमने नहीं, मतलब इसमें पहले ऐसा ही हुआ था कि वायरस को ही चैलेंज किया था। हाँ, मीनवाइल 8 अक्टूबर 2024 को ये रूल ही ओमिट कर दिया इन लोगों ने। हाँ, फिर हाँ, क्वेश्चन चेंज हो गए कि भाई वायरस या तो मतलब अल्ट्रा वायरस तो एक्ट है ये रूल, हाँ, या फिर अगर हम वो नहीं देखते हैं तो फिर वो केस में ये जो रूल ओमिट किया गया है हाँ, वो रेट्रोस्पेक्टिव है। और रेट्रोस्पेक्टिव क्यों है? बिकॉज कि भाई ये रूल ओमिट क्यों किया गया?
तो ये रूल ओमिट इसलिए किया गया कि बिजनेस कम्युनिटी ने एक रिप्रेजेंटेशन किया था कि भाई बिजनेस में बहुत हार्डशिप हो रही है इस रूल की वजह से। तो ये हार्डशिप को देखते हुए ये ओमिट कर दिया गया। तो फिर एक आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हार्डशिप को देखते हुए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर रूल ओमिट होता है तो वो हार्डशिप तो स्टार्टिंग में भी थी। करेक्ट ऐसा नहीं था कि बाद में है। तो करेक्ट स्टार्टिंग में भी ये हार्डशिप थी, तो वो हिसाब से तो ये रूल रेट्रोस्पेक्टिव ओमिट होना चाहिए। ठीक और बात। तीसरा क्वेश्चन ये था, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव ओमिट भी नहीं होता है तो जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो ये ओमिशन ऑफ रूल्स की वजह से वो भी अबेट होती है कि नहीं होती है। 3 सवाल थे। तो ठीक वो बात। केस में एज द रूल हैज बीन ओमिटेड ऑन 8 अक्टूबर 2024, हाँ मतलब जो जस्टिस भार्गव कारिया है वो हाँ फिर हाँ उनके वायरस में नहीं गए, क्यों भी वायरस में नहीं जाना है, जो ठीक बात। केरला हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, पर उसमें वो गए ही नहीं। फिर ठीक बात। क्वेश्चन आया कि प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। हाँ Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level. तो प्रोस्पेक्टिव इसलिए बोला कि एक तो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन था, हाँ दूसरा नोटिफिकेशन में भी डेट लिखी है, और हाँ तीसरा ये भी था कि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव इसको इफेक्ट देते हैं दैट मींस कि रूल 9610 वेयर नॉट एट ऑल एग्जिस्टेड। हाँ उसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये हम नहीं कर सकते, ओके मतलब ओके ओके। ये नहीं कर सकते, मतलब एग्जिस्ट तो था, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं रहता। हाँ, इसीलिए पेंडिंग केसेस पे। पेंडिंग प्रोसीडिंग का। हाँ तो उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी रूल या कोई भी एक्ट अगर ओमिट होता है या रिपील होता है तो इसमें एक सेविंग क्लोज होता है। जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स ओमिट हुए तो फिर सीजीएसटी एक्ट में और एसजीएसटी एक्ट में सेक्शन 174 रिपील और सेविंग का आ गया कि कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अगर पुराने एक्ट में है तो वो एज इट इज चलेगी, जैसे पुराने एक्ट एग्जिस्ट है। Correct. अगर वैट की कोई प्रोसीडिंग्स जुलाई, अगस्त, सितंबर 2017 में या उसके बाद भी स्टार्ट होती है या पेंडिंग है तो वो चलेगी। ये रूल या ये एक्ट ओमिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पेंडिंग प्रोसीडिंग भी ओमिट हो गई। पर यहाँ पे ये जो 9610 ओमिट हुआ उसके साथ में रिपील और सेविंग का क्लॉज नहीं है। ठीक बात है। इसलिए जस्टिस भार्गव कारिया ने ये ओपिनियन दिया कि एज सेविंग्स क्लॉज इज नॉट देयर दैट मींस एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स existed on 8 October 2024 or thereafter will also be nullified or abated. तो एक बात बताइए, अगर नोटिफिकेशन बहुत सारे हैं उसमें जो डिलीट होते हैं, किसी में सेविंग क्लॉज तो वो डालते नहीं है। नहीं, पर ये तो पूरा सेक्शन ही डिलीट कर दिया है। हाँ, तो मतलब तो भी वहां पे भी आप ये आर्गुमेंट ले सकते हो। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, एनुअल रिटर्न का जो लेट फीस है उन्होंने वो चेंज किया, मतलब पुराना हटाया और नया लेके आ गए, जिसका इफेक्टिव डेट वो कह रहे हैं 21-22 से है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको जुलाई 2017 से लीजिए। अगेन उसमें भी तो सेविंग क्लॉज नहीं है। सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल, मुझे लगता है कि वो प्रोसीजरल है। क्यों लेट फीस? लेट फीस सब्सटेंसिव आप समझिए, अप टू 5 करोड़ का टर्नओवर और मेरा लेट फीस अगर मैं पुराने बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 1 लाख आता है, नए बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं तो 2000 आता है। तो मेरा सब्सटेंटिव राइट पर क्या वहां पे रूल या सेक्शन कोई ओमिट नहीं हुआ है वहां पे, नहीं चेंज हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, सब्स्टिट्यूशन, this substitution is different from omission. Complete deletion is something different than what is change. नहीं तो ये हम लोग आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं ले सकते? सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो अमाउंट्स टू रिप्लेसमेंट एंड देयरफॉर देयर इज एन ओमिशन एंड डिफरेंस समथिंग एल्स हैज कम। तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं ले सकते हम लोग? वो तो चेंजेस तो चलता रहता है ना सर। हाँ, अदरवाइज तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ से पावर ही निकल जाएगा कुछ भी चेंज करने का। चेंजेस तो चलता ही रहना चाहिए ना सर। बढ़ाना घटाना उसका तो काम है, सेक्शन तो डिलीट नहीं किया है। ठीक बात, ठीक है, चलिए। ये अहमदाबाद वाला जजमेंट था ना, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट था। हाँ, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट 96 रिट क्वेस्ट किया, टोटल 96 था। हाँ अच्छा, ये जो जजमेंट है मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, थेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी 27 मई 2025। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी।
ये मैं जो जजमेंट डिस्कस कर रहा हूं, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली WPC 5563/2025 थेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ CGST दिल्ली, ऑर्डर 27 मई 2025। इसमें ये इशू कुछ अलग है कि फॉरेन सर्विस, डोमेस्टिक सर्विस, सेकेंडमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नो सेल्फ इनवॉइस रेज्ड, ये फिर रिफंड दे दो, ये सब इशू है। तो लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रहा हूं। मैं अब लिखता हूं, बताइएगा आप मेरे को। मान लीजिए सेक्शन 73 का आपको नोटिस इशू हुआ, उसमें टैक्स है, इंटरेस्ट है और पेनल्टी है। मैं टैक्स और इंटरेस्ट 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया, अब खुद ब खुद वॉलंटरली पेमेंट कर दिया। अब मेरे ऊपर पेनल्टी की बोलता, पेनल्टी भी दे दीजिए। मैं उसको डिपार्टमेंट को ये कहता हूं कि मेरा ये तो टैक्स और इंटरेस्ट बनता भी नहीं था, ये तो मेरा नील ही था, लेकिन क्योंकि इशू पेंडिंग था, पता नहीं नील होगा नहीं होगा, उस वक्त एक्ट में अमेंडमेंट आया भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने टू बाय द पीस ऑफ माइंड आई पेड इट। नाउ यू आर आस्किंग मी फॉर पेनल्टी ऑफ ₹20,000, वेदर दिस पेनल्टी इज पेबल और नॉट। सवाल समझ गया? दिस वाज इन फ्यूचर, टैक्स एंड इंटरेस्ट इन फ्यूचर वाज डिसाइडेड एज नील। फ्यूचर में डिसाइड हुआ ये नील है, लेकिन आपने टैक्स और इंटरेस्ट टू बाय द पीस ऑफ माइंड यू पेड इट वॉलंटरली। पेनल्टी यू डिड नॉट पे इट बिकॉज पेनल्टी वाज पेबल। 30 डेज का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं एक बार। मान लीजिए 74 का केस है, पेनल्टी इज नॉट पेड। Now the officer is asking for the penalty also, whether it will be paid or not, because in the future the tax was decided as nil. कहिए इसमें जब पेमेंट किया तब तो डिसाइड नहीं हुआ था। नहीं, तो पेमेंट किया वो अंडर प्रोटेस्ट किया था नहीं, या फिर फॉर कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स किया फॉर था? कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग किया, तो फिर मांगेगा ही ना। हाँ। तो अब देखिए कोर्ट क्या कहता है। द पिटिशनर सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैड ऑफ इट्स ओन वॉल्यूशन एंड अनडिस्प्यूटेडली डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूल 28 एंड ए परसीव्ड ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स अंडर द एक्ट, क्योंकि उसको लगता था पेमेंट करना, के कर दिया। द ऑर्डर इन ओरिजिनल हाउएवर इंपोजेस ए लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट and penalty upon that writ petitioner by invoking section 15 along with 73 of the act, read with 73 subsection 9. It is also undisputed before us that Sony India Private Limited had not only paid the tax but had also taken credit on a reverse charge basis. In our considered opinion, once the position to govern all assessees pan-India came to be clarified by the CBIC, यानी future में, the continuation of penalty proceedings or for that matter the imposition of interest would not sustain. In light of the stand taken by the CBIC, the petitioner Sony India Private Limited would have stood absolved of all tax liabilities and implications flowing from the act. Interest and penalty proceeding cannot be initiated even if tax is paid, since tax was paid voluntarily and it did not satisfy the condition of section 9. यानी कि मैं ये लिख रहा हूं, सेक्शन फ्यूचर में सेक्शन 9 के कंडीशन को जब सेटिस्फाई नहीं किया, बट आई पेड इट वॉलंटरली, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की प्रोसीडिंग भी नहीं चलेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें आप लोगों का कोई और ओपिनियन है और या फिर किसी को लगता है नहीं जजमेंट कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज जितेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। सर ऐसे केस में जजमेंट मुझे ऐसा लगता है कोर्ट टू कोर्ट डिफर हो सकता है। इसीलिए हमने सेक्शन 9 लिख दिया जितेंद्र जी। सेक्शन 9 इसीलिए लिखा कि जब लेवाई का ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप आर्टिकल 265 के अगेंस्ट जाके आपको टैक्स जमा कर दिया, वो तो आपको रखना ही नहीं चाहिए था। तो फिर वो केस में तो टैक्स भी रिफंड मिलेगा। वो तो रिफंड, जब टैक्स रिफंडेबल है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों मांग रहे हैं आप? वो केस में टैक्स और इंटरेस्ट भी रिफंडेबल है। वही कह रहा हूं, जब प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट पेबल, व्हाई इंटरेस्ट नहीं? मतलब वो जीएसटी सॉरी सेक्शन 9 मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आता है, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। नहीं, सेक्शन 9 में तो अगर गवर्नमेंट कैन नॉट इलीगली कीप दिस अमाउंट, करेक्ट, क्योंकि सेक्शन 9 की डेफिनेशन में नहीं बैठता है, ये सप्लाई है ही नहीं। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। मतलब ये एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब ये एंगल मेरे ध्यान में नहीं था कि सेक्शन 9 में नहीं बैठ रहा है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो अगर वॉल्यूंटरीली एक बार पे कर, मतलब ये जजमेंट भी है कि एक बार वॉल्यूंटरी DRC 03 से आप पे कर दे तो उसके बाद फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फिर मैं पेनल्टी नहीं पे करूंगा। बस मैं खाली इतना रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट देख रहा हूं मैं खाली। ठीक, सेक्शन 9 में मैं अभी नहीं जाता हूँ।
ओके, एनीवन एल्स? जिनेश जी कुछ कहेंगे? राजेश जी, कमल पोद्दार जी, महेश जी, पुष्पेश जी, कहिए। शैलेंद्र जी, चलिए ये इतना ही था। अच्छा, एक चीज और, इस जजमेंट में देखिए, ऑफिसर को आप कोई जजमेंट दे दीजिए, वो डिनाई कर देगा, नहीं नहीं फैक्ट मैच नहीं कर रहा, कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेगा कि दिस जजमेंट डज नॉट अप्लाई टू योर केस, और यहां पर डिपार्टमेंट ने जजमेंट को रिफ्यूज करने का एक नया तरीका निकाला। देखिए, नया तरीका मतलब है तो पुराना ही तरीका, लेकिन मान लीजिए DRC 07, फिर आप अपेलेट अथॉरिटी में गए, अपेलेट अथॉरिटी से ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। और ये मेरा एक ऑफिसर से भी बात हो रहा था, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया SSC के फेवर में, टैक्स पेयर के फेवर में, और यहां पर केसेस पेंडिंग है। आप ये जजमेंट जो आपके तो बिल्कुल फैक्ट के साथ मैच कर रहा है, यहां पर आप कोर्ट करना शुरू कर दीजिए। ऑफिसर ये कह के डिनाई कर देता कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आएगा तब तक हम मानेंगे नहीं। हो सकता है डिपार्टमेंट चला जाए, और ये एक साल बीत चुका है इस बात को। आप एक साल बाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट लेके इनके पास जाइए, मानते ही नहीं है, बोले नहीं नहीं है, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। और ट्राइब्यूनल का जजमेंट को भी ले जाइए इनके पास, बोला नहीं नहीं, जब तक हाई कोर्ट नहीं बोलेगा तब तक नहीं मानेगा। और इस जजमेंट को आए हुए मान लीजिए 2 साल हो गए। तो इट इज कंसर्निंग टू नोट दैट डिपार्टमेंट इज रिफ्यूजिंग टू फॉलो द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट by observing that it does not accept the decision in Metal One Corporation, even if the department wishes to challenge the judgment. इस जजमेंट को अगर डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है तो करे ना। एक साल बीतने के बाद भी अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे तो क्या माना जाए? और जजमेंट इन द पिटिशनर केस, सो लॉन्ग एज देयर इज नो चैलेंज एंड नो स्टे, the refund could not have been held up. It is relevant to point out that the judgment in the petitioner case is 7th January 2025 and the judgment in Metal One Corporation is dated 22nd October 2024. Gap. Sir, but there is one provision which says that department may not go to court in all the cases. It may select. It has got discretion to select which case it will go, which case it will not go. करेक्ट, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक बार मैं लिखता हूं, फिर आप बताइएगा। मान लीजिए देयर आर 3 पार्टी, ABCD, 4 पार्टी है, ये सबका हाई कोर्ट में जजमेंट आ गया टैक्स पेयर के फेवर में, करेक्ट है ना? सिमिलर केस, सेम फैक्ट्स, एवरीथिंग सेम। हाई कोर्ट ABCD, दे ऑल वेंट टू हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट पास्ड इन फेवर। यहां पर 5 लाख का मामला था, यहां पर 15 लाख का मामला था, यहां पर 20 करोड़ का मामला था, यहां पर मान लीजिए 20,000 का मामला था। ऑब्वियसली ऑन द मॉनिटरी ग्राउंड ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट। नाउ डिपार्टमेंट इज चैलेंजिंग ओनली द जजमेंट ऑफ C, करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक E का केस चल रहा है, शोकॉज नोटिस आया हुआ E का केस। अब E क्या करता है? A का जजमेंट कोर्ट करता है, B का जजमेंट कोर्ट करता है, D का जजमेंट कोर्ट करता है, करेक्ट है? Yes, sir. C का जजमेंट कोर्ट नहीं करता है। हाँ. ये तो डिपार्टमेंट कोर्ट करेगा ना। हम्म. डिपार्टमेंट विल कोर्ट कि आपने जो अपने फेवर का जजमेंट तो ABD कोर्ट कर दिया, हु विल कोर्ट दिस? C. डिपार्टमेंट. इज द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिपार्टमेंट इसको कोर्ट करके आपके शोकॉज नोटिस को, इस जजमेंट को, A, B और D के जजमेंट को नहीं मानेगा। तो दिस इज द वैलिड ग्राउंड। बट इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट ए वैलिड पॉइंट अरविंद जी। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर, कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ने को मिला, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक रेणुका वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, हाँ, एक डिसीजन दिया हुआ है। हाँ, उसमें क्या हो रहा था कि हाई कोर्ट एक ही मुद्दे पे अलग अलग डिसीजन दे रहे थे। ठीक है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, जब एक बार कोई हाई कोर्ट पहले डिसाइड कर दे किसी मुद्दे को, हाँ, तो दूसरे हाई कोर्ट को उसको मानना चाहिए, जिससे किसी चीज में कंट्रोवर्सी ना हो और नहीं, अच्छा डिसीजन। एक मिनट, मतलब गुजरात हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देता है तो वो ये कह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा? नहीं, सेम मुद्दा है, अगर सब कुछ सेम है। हाँ, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उस गुजरात हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया पटना हाई कोर्ट उसका अलग कर दे। अच्छा, चलिए यही कर लेते हैं। रूल 96 सब रूल 10 में गुजरात हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो पटना हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, आप ऐसा कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाँ, अगर सब कुछ मिल रहा है तो मानना चाहिए सर। वो डिसीजन अपन पढ़, एक आधार से उसको पढ़ लेना सर, या क्लास में डिस्कस करेंगे। रेणुका वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका आप एक बार भेजिएगा, मुझे बहुत बड़ा डाउट लग रहा है सर। ये और नहीं सर, ये कैन हैव परसुएसिव वैल्यू, लेकिन पटना हाई कोर्ट के ऊपर इनके डिसीजंस को मानना पड़ेगा, मैंडेटरी है, दैट आई डाउट। सर उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था, भेजिएगा ना, भेजिएगा। मैं आपको भेजिएगा, देन वी कैन डिस्कस। हाँ सर, ओके।
एक और छोटा सा है, वो डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, फिर कंक्लूड करेंगे। मुझे एक बात बताइए, DRC 03, एक DRC 07 आया जिसमें कहा गया कि 2021-22 में आपको ITC रिवर्स करना है 100 रुपए। आपने DRC 03 से जो पीरियड सेलेक्ट कर लिया वो 17-18 सेलेक्ट करके 100 रुपया रिवर्स कर दिया। डिपार्टमेंट डिनाई करता है, कहता है कि आपने पीरियड ही गलत सेलेक्ट किया, आपको तो 20-21 सेलेक्ट करना चाहिए था। तो ये केस लेके हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर डिसाइड कर दिया। तो DRC 03 अगर कोई गलत भर रहा है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ DRC 03 इज अलाउड। कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऐसा तो यहाँ भी है, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन बदमाशी तो करते ही हैं। सर ऐसा ही है कि वो केस था ऐसे ही, उसमें सेम मतलब किसी दूसरे ईयर में पे जमा कर दिया था पेमेंट, हाँ। डिमांड किसी दूसरे ईयर में थी और फिर वो अपील अथॉरिटी ने उसको नहीं माना था, लेकिन वो DRC 03 को उस ईयर के लिए सेट ऑफ कर दिया था 3 से, और वो डिमांड अच्छा। खत्म हो गई थी। ओके ओके। हम लोग क्या सर DRC जो थ्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ईयर गलत हो गया, हाँ। उस ईयर में कोई ऐसी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंसेज नहीं है और कोई नोटिस नहीं है तो कर लेते हैं। कुछ अफसर हैं, बहुत हैं, तो उसको कहते हैं ठीक है आप एक नोटिस दे दीजिए। और ITC ऐसे भी एक्यूमुलेट करता रहता है। हाँ, उससे वो कोई कैसे फर्क पता नहीं लगेगा पड़ता। किस ईयर का ITC नहीं एक्यूमुलेट नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैट के रिजीम में भी ये होता रहा, अगर गलत हो गया तो वहां चेंज होता रहता है। हाँ, तो मतलब चलिए क्या कर सकते हैं। इधर बेंगलोर में भी ले लिया सर, वी हैड डन मिस्टेक इन DRC 03. They told give a letter and attach this DRC 03. They accepted it. ओके, मतलब लिबरल हैं। हाँ, ओके। सर एक्ट यहाँ पे एकदम साइलेंट है, गवर्नमेंट को पेमेंट चाहिए, मैंने पेमेंट कर दिया। और अगर आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानता हूं तो आज आपको रिफंड करना पड़ेगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा, उससे फर्क क्या पड़ता है? काम, कागज का काम बढ़वा रहे हो ना खाली तब। हाँ, और क्या, आपको पेमेंट रेवेन्यू लॉस नहीं है, आप एक्सेप्ट कीजिए, काम खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत है तो नोटरी ले लीजिए। हाँ, यस। चलिए। सर कमल यार, हाँ, कमल जी। हाँ, बोलिए। पहले सुन लीजिए कमल जी की। सर नमस्कार। सर नमस्ते। ये रूल 9610 इज ओनली फॉर इनपुट्स और फॉर कैपिटल गुड्स आल्सो सर? EPCG कैपिटल गुड्स के लिए है। नहीं, दिस रूल 9610 इज एप्लीकेबल फॉर इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स बोथ और ओनली फॉर इनपुट्स? नहीं, बोथ। आई थिंक ओनली फॉर इनपुट्स सर, वहां पे लिखा हुआ है। सर यहाँ कैपिटल गुड्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने LUT का रास्ता अपनाया। देखिए क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। ये किताब है ना आपके पास कमल पोदार जी, इसमें ये इतना ज्यादा चेंज करते रहे, EPCG कहाँ गया? सर रूल 9610 इज नॉट एप्लीकेबल टू EPCG। शुरुआत में था, फिर हटाया इन्होंने। ना उन्होंने 9610 में भी लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। एक्सक्लूडिंग कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है। मुझे क्यों याद आ रहा है, देखिए, एक्सेप्ट सो फार एज इट रिलेट्स टू रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय सच पर्सन अगेंस्ट EPCG स्कीम, करेक्ट है ना? मतलब ये एक्सक्लूजन है। हाँ, ये एक्सक्लूजन है, लेकिन ये एक्सक्लूजन एक बार में नहीं आया। ये देखिए, दिखलाता हूं आपको, कहाँ था ये? 48/2017 ना, ये देखिए 23 अक्टूबर 2017 को। नहीं, 23 तो पहले था। वही कह रहा हूं, पहले था, बाद में मतलब हटा। एक्सक्लूजन पहले था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमने ही करवाया है कैपिटल गुड ये एक्सक्लूड। देखिए EPCG टिल 31 अक्टूबर 2024 विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। रुक जाइए, हमने कहीं, चलिए ठीक है। एनीथिंग एल्स? हम लोग अब कल यही डिस्कशन ग्रुप में मिलेंगे। मैं एक बार ना क्लैरिटी दे दूं, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे वी मीट in litigation group and all of the rest days we meet in discussion group, correct है? सर ये एक ही ग्रुप बना दिया तो मुश्किल होता है क्या? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सर। नहीं, 2 ही ग्रुप तो हैं। 2 ही ग्रुप है, मगर when we are joining, no, it will create lot of confusion. No, the days are fixed. Wednesday and Saturday in litigation and rest of the days discussion. बहुत लोग मिस कर रहे हैं सर इसी की वजह से। नहीं, एक ही बार अजय अरोड़ा जी ने मिस किया था। देखिए आज अजय अरोड़ा जी आज हैं क्या? नहीं है। स्टार्टिंग में तो डाउट क्लास बोल दीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में तो अरुणा जी ने ज्वाइन किया था। क्या चीज? मैं एक बार फिर से क्लैरिटी दे दूं, ये कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। वेडनेसडे एंड सैटरडे लिटिगेशन एंड रेस्ट डिस्कशन, ठीक है? और हम लोग ये जो रेट नोटिफिकेशन की बुक है उसकी PDF हम लोग अब
आपको दे देंगे। मुझे लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी हमें मिल गई है जहां पर आप पढ़ पाएंगे और उसमें डाउनलोड और प्रिंट नहीं होगा बस। और हम लोग ये सारी किताब में ऐसा करने वाले हैं, तो वी विल बी कमिंग आउट विथ ई बुक्स, और उसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल रखेंगे और वेरियस टाइटल्स हम लोग इसमें डालते रहेंगे, जहां पर आप एवरी टाइटल कैन बी रेड। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम 1 खरीदना, 2 खरीदना, सब कुछ उसी में होगा। तो एक तरह से लाइब्रेरी बना देंगे, दैट लाइब्रेरी कैन बी एक्सेस्ड ऑन पेमेंट ऑफ ईयरली फीस। इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। मुझे लग रहा है और 3-4 दिन लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय देन। Thank you. थैंक यू। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.